दोस्तों आज प्रधानमंत्री के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां के बारे में बात करेंगे। कल हम बताए थे प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है, नियुक्ति कैसे होती है, उस सारे पॉइंट को हम देखे थे। कल हम बताए थे अनुच्छेद 74 और 75 को बता दिए थे। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 78 में की गई है। तो पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद 74 और 75 को तो बता दिए थे। आज हम पढ़ाएंगे पहले अनुच्छेद को देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे प्रधानमंत्री के क्या कार्य और क्या शक्तियां होती है, उस पर हम बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद जो होती है। कल अनुच्छेद 74 और 75 देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 76 में क्या है, अनुच्छेद 76 में बताई गई है महान्यायवादी की चर्चा की गई है। महान्यायवादी दोस्तों आज यह महान्यायवादी चैप्टर जो है वह नेक्स्ट क्लास से पढ़ाएंगे। अभी क्या प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री के बाद जो क्लास होगी वह कौन होगी, महान्यायवादी होगी। और उसको हम डिटेल पूर्वक देखेंगे कि महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, इसका कार्यकाल क्या होती है, क्या इसकी योग्यता होती है, सारे पॉइंट को हम देखेंगे। तो अभी आप जान लीजिए कि सिर्फ अनुच्छेद 76 में क्या है, चूंकि क्रम वाइज आ रहा है तो अभी देख लीजिएगा अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी की चर्चा की गई है। अगर वहीं देखा जाए अनुच्छेद 77 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 77 में बताया गया है कि भारत सरकार के सभी काम जो है, भारत सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम पर संपन्न होंगे। राष्ट्रपति के नाम पर संपन्न होंगे। अर्थात भारत में जो भी काम होती है वह किसके नाम पर संपन्न होती है, तो वह राष्ट्रपति के नाम पर संपन्न होती है। वही एक अनुच्छेद और देख लेते हैं, अनुच्छेद 78 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 78 में बताया गया प्रधानमंत्री के कर्तव्य की चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 78 में। यह तीनों अनुच्छेद आप याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। यह प्रधानमंत्री के कर्तव्य की चर्चा है जो आज हम देखेंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या होती है, उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां जो होती है वह सामान्यतः 4 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। वह 4 भाग कौन कौन सी है, तो वह मंत्री परिषद के संबंध में एक कंडीशन क्या है, मंत्री परिषद के संबंध में क्या कर्तव्य होते हैं प्रधानमंत्री के, एक होती है राष्ट्रपति के संबंध में क्या कर्तव्य होती है, एक होती है संसद के संबंध में उनके क्या कर्तव्य होती है, और एक कंडीशन आती है अन्य सारे जो भी बच जाते हैं वह अन्य कैटेगरी में चले आते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। यह कर्तव्य जो है यह किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 78 में। यह अनुच्छेद याद रखिएगा, हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ होगा कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 78 में चर्चा की गई है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं यह मंत्री परिषद के संबंध में क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे आप लिख भी सकते हैं या फिर आप समझ भी सकते हैं, तो लिखिएगा तो और बेटर होगा क्या क्या इसके कार्य और शक्तियां जो होती है। तो पहला अगर आप कार्य देखिएगा मंत्री परिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या होती है, कि प्रधानमंत्री जो होते हैं अपने दल के लोगों को मंत्री नियुक्ति करने संबंधी बात जो होती है वह राष्ट्रपति को कहते हैं, राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करेंगे जो प्रधानमंत्री कहेंगे। अर्थात प्रधानमंत्री जो है अगर आम व्यक्ति को भी अगर मंत्री बनाना चाहती है तो उसे बना सकती है, या फिर जो जीत कर गए उसे भी उससे तो बनाएगी ही। अगर आम व्यक्ति को भी अगर बनाना चाहती है तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर देंगे। तो किसके सलाह पर मंत्री की नियुक्ति होती है, तो मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जी करते हैं। इसके अलावा सेकंड अगर देखिएगा, जब मंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो उस मंत्री को विभिन्न मंत्रालय अर्थात विभिन्न विभाग में क्या करते हैं, प्रधानमंत्री उसे बांट देते हैं। जैसे गृह मंत्रालय अभी किनके हाथ में, अमित शाह जी के हाथ में, वित्त मंत्रालय किसके हाथ में, निर्मला सीतारमण के हाथों में, स्वास्थ्य मंत्रालय हर्षवर्धन जी के हाथों में, वहीं देखिएगा रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के हाथों में। यह सारे मंत्रालय को बांटने का काम कौन करती है, फेरबदल करने का काम कौन करती है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। तो दोस्तों सेकंड कर्तव्य को आप देख लीजिएगा और समझ भी लिए होंगे। चलिए दोस्तों अब थर्ड कर्तव्य क्या होती है प्रधानमंत्री को, उसको देखते हैं कि जब क्या होती है मंत्री परिषद की बैठक। तो मंत्री परिषद की बैठक कौन बुलाती है, आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री बुलाती है। मंत्री परिषद की बैठक बुलाने का काम कौन करती है और उसकी अध्यक्षता कौन करती है, तो वह प्रधानमंत्री करते हैं। थर्ड कर्तव्य में आप लिख लीजिएगा। और फोर्थ कर्तव्य एक देखिएगा, फोर्थ कर्तव्य क्या करती है, अगर कोई भी मंत्री कोई भी गतिविधि अर्थात कोई भी काम कर रही है तो उस गतिविधि को नियंत्रण निर्देशन
निर्देशन करने का काम कौन करती है? तो यही प्रधानमंत्री करती है। अर्थात कोई भी मंत्री परिषद में जो भी लोग होते हैं ठीक ढंग से काम हो रहा है कि नहीं, हमारे अनुसार काम हो रहा है कि नहीं, उसको नियंत्रण और निर्देशन कौन करते हैं? तो यही प्रधानमंत्री करते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा प्रधानमंत्री के क्या पावर होती है कि वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए वह कह सकता है, या फिर वह राष्ट्रपति के द्वारा उस मंत्री को किसी भी मंत्री को वह बर्खास्त भी करा सकता है, या उसकी क्या पावर में आती है और कर्तव्य भी बोल सकते हैं। और एक और पावर क्या दिखेगा लास्ट में कि प्रधानमंत्री जो है वह स्वयं त्यागपत्र देकर वह सारे मंत्री परिषद को वह नष्ट करवा सकता है, मतलब उसे भंग करवा सकता है। अर्थात अगर देखिएगा मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगर प्रधानमंत्री क्या हुआ त्यागपत्र दे दिया तो वह सारी मंत्री परिषद क्या हुई? एक मरे हुए के समान हो गया। अब वह कुछ काम के लायक है ही नहीं, तो वह मंत्री परिषद के अब कोई भी लोग जो है वह काम नहीं कर सकते हैं। तो कौन? क्योंकि उसका अध्यक्ष ही क्या है? त्यागपत्र दे दिया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ मंत्री परिषद के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कार्य या क्या शक्तियां होती है। या दोस्तों 6-7 पॉइंट थे जो क्या प्रमुख है, ये आप समझ के रखिएगा और यहाँ से स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें काफी हेल्प होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं राष्ट्रपति के संबंध में क्या क्या शक्ति होती है, उसको हम देखते हैं। राष्ट्रपति के संबंध देखा जाए तो 2 पॉइंट क्या प्रमुख है, वो कौन सी पॉइंट है? जैसे आप देखिएगा प्रधानमंत्री जो होती है वह राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के संवाद जो होती है उसको कड़ी का काम करती है। अर्थात यह प्रधानमंत्री जो होती है वह राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के संवाद को पहुंचाने की एक कड़ी के रूप में काम करती है। अर्थात कौन कौन से इंफॉर्मेशन होती है वह प्रधानमंत्री क्या करते हैं? राष्ट्रपति को पहुंचाती है। और वह कौन कौन से काम करना है वह किसको निर्देशन करती है? तो मंत्री परिषद को क्या करती है? निर्देशन करती है। अर्थात वह क्या करती है? प्रधानमंत्री जो होते हैं वह राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के संवाद के कड़ी के रूप में काम करती है। कौन? प्रधानमंत्री काम करती है। और सेकंड एक कर्तव्य क्या लिखिएगा? सेकंड आप लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वह राष्ट्रपति के जितने भी अधिकारी होते हैं, कौन कौन से अधिकारी, चाहे वह मुख्य चुनाव आयुक्त हो, चाहे वह यूपीएससी के अध्यक्ष हो, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो, या फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग हो, या फिर कोई महान्यायवादी हो, या फिर वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य हो, उसकी नियुक्ति से संबंधित सलाह कौन देते हैं? उसकी नियुक्ति से संबंधित सलाह जो है वह प्रधानमंत्री ही देते हैं। अर्थात राष्ट्रपति के जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो, कैग हो, वित्त आयोग के अध्यक्ष हो, उसके नियुक्ति से संबंधित सलाह कौन देते हैं? तो वह प्रधानमंत्री देते हैं। तो ये सारी बात आप याद रखिएगा राष्ट्रपति के संबंध में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं संसद के संबंध में क्या शक्ति होती है, क्या कार्य होती है, संसद के संबंध में क्या कर्तव्य होती है प्रधानमंत्री को। देखिएगा तो इसमें एक पहला कर्तव्य, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं जिसमें से एक प्रमुख कर्तव्य देखा जाए तो प्रधानमंत्री के संसद के संबंध में अगर वही पहला कर्तव्य को देखा जाए क्या होती है कि प्रधानमंत्री जो होती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के संसद के सत्र को आहूत करने और सत्रावसर करने संबंधी परामर्श कौन देते हैं? तो वह प्रधानमंत्री देते हैं। अब दिमाग से थोड़ा निकल गया होगा क्या कि सत्र क्या होते हैं, या आहूत क्या होता है, या फिर यह सत्रावसान किसे कहते हैं, या क्या होता है उसको हम समझते हैं। हालांकि यह बात जो है वह अनुच्छेद 85 में पढ़नी है, जो हम आगे पढ़ाएंगे क्या होती है। फिर भी हम थोड़ा समझ लेते हैं सत्र क्या होते हैं। तो सत्र क्या होता है, जैसे सभी सांसदों के दिल्ली के संसद भवन में जो बैठक होती है उसी बैठक को हम क्या कहते हैं? सत्र कहते हैं। और आहूत क्या होता है? उस सत्र को बुलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो उसी सत्र के बुलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आहूत कहते हैं। और सत्रावसान क्या होती है? जैसे सत्र चल रही है तो सत्र को समाप्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? सत्रावसान कहते हैं। तो यह सब बातें जो है वह अनुच्छेद 85 में पढ़नी है, जो हम पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब सेकंड जो देखते हैं संसद के संबंध में क्या प्रावधान होती है। प्रधानमंत्री जो होती है, प्रधानमंत्री वह लोकसभा के विघटन करने संबंधित जो सिफारिश होते हैं वह कभी भी राष्ट्रपति से कर सकते हैं। अर्थात अगर प्रधानमंत्री चाहे तो वह जब चाहे तब वह लोकसभा को विघटित कर सकती है। किसको कहकर? तो राष्ट्रपति को कहकर वह लोकसभा को विघटित कर सकती है। वह कौन कर सकती है? वह प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सरकार के नीतियों से संबंधित यानी जो संसद के जो पटल होते हैं, संसद के पटल पर सरकार के नीतियों से संबंधित जो बातें होते हैं उसे रखने का काम कौन करती है? तो यह प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे काफी सारी योजनाएं होती है तो वो सारी योजनाएं क्या होती है? राष्ट्रपति को बतानी पड़ती है कौन सी योजनाएं चल रही है, क्या करना नहीं करना, वो सारी बातें क्या होती है? संसद के पटल पर बताते हैं।
अर्थात राष्ट्रपति जी को बताने का काम करती है। तो यह मुख्य क्या होती है, यह मुख्य जो बातें हैं संसद के संबंध में जो प्रधानमंत्री की क्या कर्तव्य होती है वो आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आप समझते हैं अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियां क्या होती है, अर्थात कुछ शक्तियां ऐसे होती है जो अन्य कैटेगरी में रखा गया है। जैसे आप देखिएगा प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री वह नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नीति आयोग जो पहले कौन थे, जो पहले योजना आयोग के नाम से जाने जाते थे। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इसके अलावा राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, वह भी प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, वह भी प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा देखा जाए राष्ट्रीय जल संसाधन के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वह भी प्रधानमंत्री होते हैं। यह सारी बातें जो होती है वह अन्य कैटेगरी में चली जाती है। इसके अलावा इसमें देखा जाए यानी कि अन्य शक्तियां के अंतर्गत देखा जाए तो आपातकाल के दौरान आपातकाल के दौरान जो होती है वह आपात से संबंधित प्रमुख कौन होते हैं, आपदा से संबंधित प्रमुख कौन होते हैं, तो वह कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अर्थात अगर आपातकाल आ जाती है यानी कि देश में जब आपातकाल लग जाता है और उस टाइम जो आपदा प्रबंधन के प्रमुख कौन होते हैं, आपदा प्रबंधन के प्रमुख कौन होते हैं, तो वह प्रधानमंत्री होते हैं। आप इस पॉइंट को बढ़िया से समझिएगा, यानी कि देश में अगर आपातकाल लग जाए तो उस दौरान जो आपदा प्रबंधन के प्रमुख कौन होते हैं, तो वह प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यह प्रधानमंत्री जो होते हैं वह सत्ताधारी दल के नेता होते हैं। तो सत्ताधारी दल के नेता कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और केंद्र के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में कौन काम करती है, तो वह भी प्रधानमंत्री ही काम करती है। तो ये सारे कैटेगरी जो है वह किस कैटेगरी में आते हैं, तो अन्य शक्ति एवं कार्यों के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अन्य शक्तियों में एक और देख सकते हैं कि राष्ट्र के विदेश नीति को मूर्त रूप प्रदान करने का काम कौन करती है, तो वह प्रधानमंत्री करती है। अर्थात आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, कभी यहाँ पर दौरा गए, कभी उस देश में गए, कभी उस देश में गए। अर्थात प्रधानमंत्री जी जो होते हैं वह राष्ट्र के विदेश नीति को मूर्त रूप प्रदान करने का काम कौन करती है, तो वह प्रधानमंत्री करती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में, संसद के संबंध में और अन्य शक्तियां के संबंध में कौन कौन से कर्तव्य होती है, क्या प्रधानमंत्री के पावर होती है, उन सारे पॉइंट को आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब एक छोटा सा टॉपिक है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है उसको हम समझते हैं। हालांकि कल हम बताए थे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या होती है, लेकिन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम समझते हैं। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। देखिएगा मंत्रिपरिषद में क्या है, यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। जाहिर सी बात है मंत्रिपरिषद में क्या होते हैं, सभी लोग शामिल होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के अलावे जो होते हैं मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, उप मंत्री होते हैं। इसलिए क्या होते हैं, इसकी संख्या जो होती है वह ज्यादा होती है। जबकि यहाँ पे देखिएगा यह एक लघु निकाय है जिसमें 15 से क्या होते हैं 20 मंत्री होते हैं। अर्थात इसमें क्या होती है, सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री के अलावे सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अगर कैबिनेट मंत्री में अगर कोई सदस्य नहीं है तब क्या होते हैं, वही स्वतंत्र प्रभार भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन सामान्यतः क्या होते हैं, इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। वही आप देखिएगा मंत्रिपरिषद में क्या होती है, इसमें मंत्री के तीनों श्रेणी अर्थात कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री जो होते हैं वह शामिल होते हैं। अब राज्य मंत्री, यहाँ पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होगा, हम नहीं लिखे, आप लिख लीजिएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं। आप सिर्फ समझने के लिए लिख लीजिएगा कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। वह क्या होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है। चले इसमें क्या होता है, केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, अर्थात मंत्रिपरिषद का एक भाग है। देखिएगा इसमें क्या होता है, सभी मंत्री आते हैं, जबकि इसी का कुछ भाग क्या है इसमें, अर्थात इसी का कुछ भाग क्या है, कैबिनेट मंत्री जो क्या होता है निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। अगर कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित है किसी भी मंत्रालय का तो उस स्थिति में क्या होती है, वह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो सकते हैं। चले दोस्तों तीसरा देखते हैं। यह सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करता है क्योंकि इनका सामूहिक कार्य नहीं होता है। वहीं इधर देखिएगा यह सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय लेता है, इसके सामूहिक कार्य होते हैं। जाहिर सी बात है अगर देखा जाए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में ज्यादा पावरफुल कौन है,
तो मंत्रिमंडल है। क्यों? क्योंकि इसमें ए ग्रेड के मंत्री आते हैं जो निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, इस मंत्रिमंडल में क्या होगी, सामूहिक बैठक होगी और जो भी निर्णय लिया जाएगा उसे इसे कह दिया जाएगा कि अब जो है कि किस काम करना, कौन सा काम करना है, कौन सा डेवलप का काम करना है, किस क्षेत्र में काम करना है। तो यहाँ पर क्या डिसीजन लेगा सामूहिक रूप से, या डिसीजन किसको दे देगा, मंत्रिपरिषद को। अर्थात इसको क्या हुआ, सामूहिक बैठक करने की जरूरत नहीं पड़े। सामूहिक बैठक यहाँ होगी और जो भी डिसीजन लिया जाएगा वह इसको ट्रांसफर कर देगा। तो यही सर इसी संदर्भ में कहा गया इसमें सामूहिक कार्य नहीं होता, जबकि इसमें सामूहिक कार्य होते हैं। चलिए दोस्तों चौथा समझते हैं, इससे सभी शक्ति प्राप्त है परंतु कागज में। और इस यहाँ पर क्या बताया गया, ये वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं जो कि निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। इसलिए क्या होती है, या कोई भी निर्णय लेती है वो उस निर्णय को कागज में दे देती है कि आप किस क्षेत्र में कौन सा काम करना है, कौन सा काम बचा हुआ। तो इसी संदर्भ में कहा गया इसके सभी शक्ति क्या प्राप्त है लेकिन कागज में। जबकि यहाँ पर क्या है, या वास्तविक रूप से अपने शक्ति का प्रयोग करती है क्योंकि कैबिनेट मंत्री निर्णय लेने में स्वतंत्र होती है। वहीं आप देखिएगा पांचवा क्या बताया गया है, इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। इसमें देखते हैं यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। वही तो बात हो गया कि कैबिनेट मंत्री है तो जो भी ऑर्डर देगा उस मंत्रिपरिषद को मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राज्य मंत्री, उप मंत्री जो भी है वह क्या कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसके बात को क्या होना, मानना ही पड़ेगा। चलिए छठा देखते हैं, यह मंत्रिमंडलों को निर्णय को लागू करती है। और इसमें छठा क्या बताया गया, यह मंत्रिपरिषद अपने निर्णयों को अनुपालन की देखरेख करती है। जाहिर सी बात है, या जो भी डिसीजन लेगी कौन, मंत्रिमंडल, वह उस डिसीजन को इसको देगी और यह इस डिसीजन को लागू करवाएगा। अर्थात कौन सा क्षेत्र में कौन सा काम करवाना है ये करवाएगा और उसकी देखभाल कौन करेगा कि अच्छे ढंग से काम हो रहा है कि नहीं, तो उसकी देखभाल कौन करेगा, मंत्रिमंडल करेगा। और ये कौन करेगा, तो वह मंत्रिपरिषद करेगा। तो दोस्तों आप समझ गए या कौन सी, अर्थात छठा क्या है। अब चलते सातवां में, यह एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद 74 और 75 में की गई है। संवैधानिक निकाय उसको कहते हैं जो हमारे संविधान के बनने के समय क्या होता उसमें शामिल किया गया था। तो यह एक क्या संवैधानिक निकाय क्योंकि इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 74 और 75 में की गई है। संवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है कि जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था उसी टाइम जो प्रावधान जोड़े गए थे उसको संवैधानिक निकाय कहते हैं, और जो बाद में जोड़ा गया था उसे सांविधिक कहते हैं। जैसे इसको हम देखते हैं, इसमें क्या बताया गया, यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय क्योंकि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। तो यह आप यह समझ गए होंगे क्योंकि यह जो मंत्रिमंडल है इससे शुरू जब संविधान का निर्माण हो रहा था उसमें चर्चा नहीं की गई थी, इसे बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया यह आप याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था। यह एक बार चर्चा की गई है किस अनुच्छेद में, तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल की चर्चा की गई है। तो आप याद रखिएगा मंत्रिमंडल का एक सांविधिक निकाय है, अर्थात इसे संविधान बनने के समय में इसे शामिल नहीं किया गया था बल्कि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में शामिल किया गया था। और एक बार चर्चा की गई है, वो भी कहाँ पर, अनुच्छेद 352 में चर्चा की गई है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे संवैधानिक और सांविधिक में क्या डिफरेंस होती है। अब एक लास्ट बचा, यह एक सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि यहाँ पर बताया गया यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या बताया गया, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए मंत्रिपरिषद में क्या होते हैं, ओवरऑल सभी मंत्री आ जाते हैं, और मंत्रिपरिषद क्या होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा प्रधानमंत्री जो होते हैं वह निचले सदन के होते हैं, प्रधानमंत्री वही बनेगा जो निचले सदन का सदस्य होगा। क्यों? क्योंकि निचले सदन अर्थात लोकसभा, अर्थात प्रधानमंत्री तभी बनेगा जब अगर राज्यसभा का सदस्य होगा तो वह प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद जो होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर कोई मंत्री राज्यसभा का है, अगर वह लोकसभा का सदस्य बना है तो वह फिर भी क्या होगी, सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसलिए इसमें कहा गया कि यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरऑल सभी मंत्री चलाते हैं, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो सब मंत्री नहीं आते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। अर्थात कैबिनेट मंत्री है तो जो भी डिसीजन लेगा वह क्या करेगा, वह लागू करवाएगा।
और यह काम कौन करेगा, तो यानी कि जो भी नियम बना है उसको कौन लागू करवाएगा, तो यानी कि उसको फॉलो कौन करेगा, मंत्री परिषद, और उसे लागू कौन करवाएगा, तो मंत्रिमंडल करवाएगा। तो दोस्तों आप यह डिफरेंस समझ गए। यह देखिए आपको रटना नहीं है, बस समझना है, और समझने के क्रम में क्या याद रखना है, तो इसको याद रखना है, यह क्या काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे याद रखना है कि मंत्री परिषद में कौन शामिल होते हैं और कौन मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ लीजिएगा, और कौन कौन बोले हैं याद करने के लिए वो आप याद कर लीजिएगा। जैसे यह इसको याद करिएगा, यहाँ पर इसको याद रखिएगा, और इस कौन कौन शामिल होते हैं ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। और मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, पूरे रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा समझ होगी, और बाद में इसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यह क्लास आज कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू दोस्तों।